हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर कमिंग ऑफ द मुगल्स। मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि जो अभी मिड टर्म असेसमेंट्स होने वाले हैं आप लोगों के, उसमें ये चैप्टर आ रहा है काफ़ी बच्चों के एग्जाम्स में। सो हेयर आई एम विद दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस चैप्टर की शुरुआत में हम क्या बात करते हैं, बेसिकली जो इंट्रोडक्शन है वो ये बताता है कि अर्ली जो शुरुआती 16th सेंचुरी थी, उस समय आते आते तक जो पावर और जो एक प्रेस्टीज था, प्रेस्टीज मतलब जो एक सिग्निफिकेंस थी दिल्ली सल्तनत की, वो काफ़ी हद तक डिक्लाइन हो चुकी थी, कम हो चुकी थी, रिड्यूस हो चुकी थी इसका मतलब। और इस वजह से जो न्यूमरस रीजनल, पहले एक सल्तनत थी, अब वो जैसे जैसे कम होती गई, उसके जो पार्ट्स हैं वो डिवाइड होते गए, जो पावर थी वो कम होती गई, वैसे वैसे क्या हुआ कि अलग अलग रीजनल किंगडम्स बन गए। मतलब इंस्टेड ऑफ दिल्ली बीइंग द सेंटर, अलग इसके जो प्रोविंसेस थे वो अलग अलग सेपरेट हो गए, और लोग जो वहाँ के कह सकते हो जो हेड थे, उन्होंने खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करके अपना ही किंगडम बना दिया उसको। इस तरह से क्या हुआ, जो पॉलिटिकल सिचुएशन की हम बात करें तो इंडिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिसएरे में था। मतलब कोई भी चीज़ सीक्वेंस में नहीं थी, एक प्रॉपर कोई सेंटर नहीं था, सब अपने मन से जो कर रहे हैं वो करते जा रहे थे, और एक डिसयूनिटी थी इंडिया। ऐसा क्यों था? क्योंकि देखो, जब न्यूमरस रीजनल किंगडम्स थे तो हर एक किंगडम वाले, जैसे मानो एक ये किंगडम था ए, आपस में आगे पीछे दो तीन किंगडम और थे बी और सी। अब जो ए है वो क्योंकि एक इंडिपेंडेंट मान के चल रहा है, खुद को इन दोनों का पार्ट नहीं मान रहा है, इंडिपेंडेंट है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि उसको बी वाला भी मिल जाए और सी भी वो कॉन्कर कर ले। तो इस वजह से सब आपस में झगड़ रहे थे, एक कॉन्टिन्यूस वॉर्स चल रहे थे सारे आपस में। इस वजह से इंडिया जो है वो एक डिसयूनिटी के स्टेट में था। ये एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम था जब मुगल्स इंडिया में आए और उन्होंने इंडिया को कॉन्कर करके काफ़ी स्ट्रॉन्ग एम्पायर स्टैब्लिश किया। शुरुआत होती है बाबर से 1526 टू 1530। बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, और ये फाउंडर थे मुगल एम्पायर के भारत में। ये डिसेंडेंट थे तैमूर के और चेंगिस खान के। ठीक, एक स्मॉल किंगडम हुआ करता था सेंट्रल एशिया में, इसका नाम था फरगाना। ये वहाँ से आए थे, और ये 11 साल के जब थे तो इनके जो फादर थे उमर शेख मिर्ज़ा, उनकी डेथ हो गई थी पास अवे। जो बाबर था उसने थ्रोन को असेंड किया और समरकंद को कॉन्कर करने की कोशिश करी। ये इस प्रोसेस में हार गए, और इसी मतलब ये जो कॉन्कर करने का जो उन्होंने अटेम्प्ट किया समरकंद को, उसमें वो हार गए, उसको कॉन्कर नहीं कर पाए। ठीक है, एक तो ये लॉस हुआ कि उन्होंने जो टाइम लगाया, जो इक्विपमेंट्स लगाया, वो ख़राब हो गया, फालतू हो गए। सेकेंड जो इनका नुकसान हुआ वो ये हुआ कि इसी प्रोसेस में वो फरगाना से भी हाथ धो के बैठ गए, उनको फरगाना भी ना मिला, वो भी चला गया उनके पास है। इस वजह से बाबर एक ऐसा किंग है, ठीक है, पूरी हिस्ट्री में ये एक ऐसे किंग है जिनके पास में एक ऐसा वक्त आया जब वो किंगडम के बगैर के राजा थे। मतलब उनको राजा थे पर उनके पास कोई किंगडम नहीं था। फरगाना से जब उन्होंने हार गया फरगाना को, तो फरगाना से उनको निकाल दिया गया। अब निकाले जाने के बाद किसने निकाला था? उज़्बेक से निकाला था। अब निकाले जाने के बाद क्या हुआ, बाबर ने काबुल को कॉन्कर किया 1504 में। इस वक्त पे इब्राहिम लोडी जो था ये दिल्ली सल्तनत को रूल कर रहा था। दौलत खान लोडी जो गवर्नर था पंजाब का, और राणा संगा मेवाड़ के रूलर। कौन? दौलत खान लोडी पंजाब का गवर्नर था, राणा संगा मेवाड़ का रूलर था। ये दोनों चाहते थे कि इब्राहिम लोडी को ये लोग हटा दे दिल्ली सल्तनत के से। अब इनको ये लगा कि बाबर आएगा, वो इन्वेड करेगा, जो जीतेगा दिल्ली सल्तनत को कॉन्कर करेगा, वो इनके हाथ में रख के वापस चला जाएगा। पर ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बाबर को इनवाइट किया कि आप आइए और इंडिया को इन्वेड करें, और इन्होंने ये सोचा कि वो आएगा, इब्राहिम लोडी को हरा देगा, और फिर वो वापस अपने किंगडम काबुल चला जाएगा, सल्तनत उनके हाथों में देके। लेकिन बाबर ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि बाबर इस थॉट से आए ही था, तो इनकी ख्याली पुलाव था। जो ये लोग थे राणा संगा और दौलत खान लोडी, इन्होंने तो बाबर को ये सोच के इनवाइट किया था कि वो वापस चला जाएगा तो सल्तनत उनको देखे। पर बाबर ये सोच के आया था इंडिया कि वहाँ की जो वेल्थ है इंडिया की, फेबल्ड वेल्थ थी इंडिया की, वो सुन रखा था उसने इंडिया की फेबल्ड वेल्थ के बारे में, और उसको ये लगा बाबर को एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने किंगडम को काबुल से भी ज़्यादा एक्सपैंड कर पाए।
फिर होती है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में हुई। इसमें किसके बीच में लड़ाई हुई? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत में लड़ाई हुई, इसलिए इसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। लोदी आर्मी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी बाबर की आर्मी से, लेकिन देखो ये एडवांटेज था लोदी लोगों के पास, ठीक है, और ये बाबर का एडवांटेज था। बाबर का एडवांटेज ये निकला कि भले ही उसकी आर्मी छोटी थी, लोदी आर्मी से बाबर की आर्मी छोटी थी, लेकिन बाबर के पास क्या था? हार्डेंड बैटल कैवलरी थी और एक एफिशिएंट आर्टिलरी थी। और ये दो कीवर्ड्स है, प्लीज इसको याद करना, बैटल हार्डेंड कैवलरी और दूसरा एफिशिएंट आर्टिलरी। ये दो वो चीज़ थी जिसकी वजह से बाबर वॉज एबल टू डिफीट इब्राहिम लोदी और कॉन्कर दिल्ली और आगरा। अब क्या होता है? अगला बैटल हुआ खनुआ का, बैटल ऑफ खनुआ कहते हैं इसे। इसमें किसके बीच में लड़ाई हुई? राणा संगा और बाबर के बीच में। राणा संगा वाज वन ऑफ द पर्सन who along with दौलत खान लोदी invited बाबर टू इन्वेड इंडिया। अब देखो क्या हुआ कि बाबर ने को बुलाया गया था इब्राहिम लोदी को हटाने के लिए। इब्राहिम लोदी हट गया। फिर बाबर ने ये डिसाइड किया कि वो इंडिया में ही रहेगा, वापस काबुल नहीं जाएगा और यहीं पे एक्सपैंड करेगा। जीत तो हो गया ही है दिल्ली और आगरा को। जो ये डिसीजन था बाबर का कि वो इंडिया में ही रह जाएगा, ये राणा संगा को एंगर कर गया और राणा संगा ने एक लार्ज आर्मी बाबर के अगेंस्ट करी। पूरी लड़ाई वगैरह हुई और बाबर की जो सुपीरियर आर्टिलरी थी और मिलिट्री टैक्टिक्स थे उसकी वजह से राणा संगा हार गया। ठीक, फोर्सेस ऑफ राणा संगा, हाँ, बैटल ऑफ खनुआ में मिले थे 1527 में। डेट्स कैसे याद करोगे? बाबर को बुलाया गया 1526 में, बैटल ऑफ पानीपत हुआ। फिर जस्ट एक साल बाद क्या होता है? बैटल ऑफ खनुआ। एक सेकेंड, बैटल ऑफ खनुआ 1527 में। उसके बाद एक बैटल और हुई, बैटल ऑफ घाघरा, ये हुई 1529 में। और इसमें क्या हुआ कि बाबर ने अफगान चीफ्स जो थे बैटल ऑफ घाघरा में उनको हरा दिया। और ये 3 बैटल्स थी, कौन कौन सी? बैटल ऑफ पानीपत, जिसको हम फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कहते हैं। फिर दूसरी बैटल कौन सी हुई थी? दैट वाज बैटल ऑफ खनुआ। फिर हुआ बैटल ऑफ घाघरा। ये जो तीनों बैटल्स थी, इससे नॉर्दर्न इंडिया में बाबर की जो पोजीशन थी वो सिक्योर हो गए। ये कब कौन कौन सी बैटल हुई, ये आपको डेट्स याद रखनी पड़ेंगी। पानीपत हुआ था 1526 में। फिर जस्ट एक साल बाद राणा संगा के साथ उसकी लड़ाई हो गई बाबर की 1527 में। फिर 2 साल बाद 1529 में बैटल ऑफ घाघरा हुआ, जिसमें अफगान चीफ्स को हरा दिया गया। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट वी हैव द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। बाबर जो था वो सिर्फ एक ब्रिलियंट जनरल नहीं था, वो एक अकम्पलिश्ड पोएट और राइटर भी था। उनकी जो ऑटोग्राफी है, बाबर की एक ऑटोबायोग्राफी है, उसको क्या कहते हैं? तुजुकी बाबरी और बाबरनामा। इसमें बाबर ने डिस्क्राइब किया है फिजिकल फीचर्स, क्लाइमेट, एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लोरा, फोना, फ्रूट्स एंड अदर डिटेल्स ऑफ द प्लेसेस जहाँ जहाँ उन्होंने भारत में और अब्रॉड भी विजिट किया। उन्होंने डिस्क्राइब किया है लाइफ ऑफ द पीपल और अपनी ज़िंदगी के बारे में भी लिखा है। अचीवमेंट्स क्या हैं बाबर के? हमें लगता है कि वो एक ब्रिलियंट जनरल है, तो सिर्फ और सिर्फ उसके हमें जो क्या कहते हैं अचीवमेंट्स हैं वो हमें मिलिट्री में ही मिलेंगे, पर ऐसा नहीं है। मिलिट्री सक्सेसेस के अलावा भी बाबर ने काफ़ी चीज़ें करी है अकम्पलिश। फॉर एग्जांपल, बाबर ने इंट्रोड्यूस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ गार्डन पैलेस इंडिया में, और जो बाबर था उसने गार्डन्स ले करे सिकरी, आगरा और धौलपुर में। एक न्यू मोड ऑफ वॉरफेयर भारत में इंट्रोड्यूस किया बाबर ने। और क्या किया? ही शोड हाउ द कंबाइंड यूज ऑफ आर्टिलरी और जो कैवलरी है वो बैटल्स का फेट टर्न कर सकता है। क्योंकि अगर हम पहली 2 बैटल्स की बात करें, बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 एंड द बैटल ऑफ खनुआ इन 1527, इन दोनों में जो ऑपोजिट आर्मी थी, बाबर के ऑपोजिट जो आर्मी थी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन बाबर के पास क्या था? आर्टिलरी और कैवलरी, जिसकी वजह से वो जीत गया दोनों बैटल्स में। बाबर ने और क्या किया? बाबर ने रीस्टैब्लिश किया जो किंग का प्रेस्टीज होता है, जो एक होता है ना सिग्निफिकेंस, एक पार कि अच्छा ये किंग है, ओके, ये वाला जो चीज़ होती है वो वापस से रीस्टैब्लिश की गई। क्योंकि एक वक्त आया था जब दिल्ली सल्तनत में जो नोबल्स थे वो काफ़ी हद तक पावरफुल हो गए थे
और कोई भी नोबल्स जो है वो उसके इक्वल एस्पायर नहीं कर सकता था कि कभी भी वो किंग के बराबर होगा, ऐसा वो सोच भी नहीं सकता था कोई भी नोबल। बात आती है बाबर की डेथ की। बाबर की डेथ होती है 1530 में। वो एक बहुत शॉर्ट पीरियड में रूल किए थे, इसलिए वो कंसोलिडेट नहीं कर पाए उस एम्पायर को जिसको स्टैब्लिश किया था उन्होंने, और जो कंसोलिडेशन का जो टास्क था वो उनके बेटे हुमायूं पर पड़ गया। हुमायूं जो है इन्होंने कब से कब तक रूल किया, 1530 से 1540 तक, फिर एक ब्रेक आया, वो एग्जाइल पे चले गए थे, फिर 1555 से 1556 तक इन्होंने रूल किया। नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो है इन्होंने बाबर को सक्सीड किया 1530 में। जो शब्द हुमायूं है इसका मतलब होता है फॉर्चुनेट, लेकिन ये काफ़ी ऑपोजिट थे इनकी पर्सनालिटी से, क्योंकि जो सेकंड मुगल रूलर हुमायूं थे इनको शुरुआत से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। कौन कौन सी थी? नंबर 1 प्रॉब्लम ये थी कि जो एम्पायर था वो अभी भी उसका एक प्रॉपर सिस्टम नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का। सेकंड पॉइंट आता है कि उनके जो भाई थे कामरान, हिंदल और अस्करी, वो डिससेटिस्फाइड थे उन टेरिटरी से जो उनको मिली थी, और उनको हुमायूं की भी टेरिटरीज चाहिए थी। उनको अपने लिए दिल्ली का जो थ्रोन था वो चाहिए थे, जो राजगद्दी थी वो अपने लिए चाहते थे। जो एम्पायर था वो चारों ओर से थ्रेट में था, प्रॉब्लम्स में था, कभी भी कोई भी आके इंडिया को इन्वेट कर सकता था, उनके एम्पायर को बेसिकली। जो राजपूत बहादुर शाह जो कि रूलर ऑफ गुजरात थे, और अफगान जो हैं ये प्रिपेयर कर रहे थे हुमायूं से फाइट करने के लिए। 3 लोगों की बात हुई है, बहादुर शाह, द रूलर ऑफ गुजरात, अफगान और राजपूत। ठीक। शेर खान जो है अफगान किंग, उसने एक स्टैब्लिश्ड पावरफुल किंगडम को स्टैब्लिश किया था एक कहाँ पे, ईस्टर्न इंडिया में, और वो नॉर्दर्न इंडिया तक उसे लेकर आना चाहता था। बैटल्स की अगर हम बात करें तो हुमायूं ने अफगान थ्रेट को सबसे बड़ा समझा, सबसे ग्रेवेस्ट समझा, और सोचा कि पहले इससे डील कर लेते हैं। 1532 में हुमायूं ने अफगान फोर्सेस दादरा में जो थी उनको हरा दिया। फिर उन्होंने चुनार फोर्ट जो है वो भी सीज कर दिया, और जो ये फोर्ट था ये अफगान के अंडर में था। शेर खान जो है उसको अलाउ कर दिया गया था कि तुम फोर्ट को रख लो इस कंडीशन पे कि तुम हुमायूं के साथ लॉयल रहोगे, और ये उसकी एक गलती थी इन माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आगे चल के इसको नुकसान पहुंचाते हैं। आई टेल यू, हुमायूं जो जब फोर्ट वापस कर दिया गया और बोला गया कि तुम इस कंडीशन पे रख लो कि तुम मेरे वफादार रहोगे, फिर हुमायूं ने क्या किया, हुमायूं बहादुर शाह के अगेंस्ट मार्च कर गए, और वो बहादुर शाह जो रूलर ऑफ गुजरात थे इन्होंने एक बड़ा अजीब सा बिहेवियर दिखाया कहना चाहिए, कि वो जो बैटल फील्ड थे उससे उड़ के भाग गए, मतलब भाग गए वहाँ से, और हुमायूं से लड़ा भी नहीं। वो गुजरात और मालवा इस तरह से मुगल एम्पायर के जो पार्ट बन गए। फिर शेर खान ने क्या किया, ईस्टर्न इंडिया जहाँ उनका रूल था, जहाँ उनका किंगडम था, उसको और वहाँ पे अपनी पोजीशन को स्ट्रेंथन किया, और फिर हुमायूं ने डिसाइड किया कि हमेशा हम एक बार में ही काम ख़त्म कर देते हैं, उनको उसकी जो पार उसको क्रश कर देते हैं। फिर मुगल और अफगान फोर्सेस चौसा में मिली 1539 में, 1539 में ये हुआ मुगल और अफगान फोर्सेस का बैटल। फिर इसमें क्या हुआ, मुगल आर्मी हार गई। हुमायूं बहुत मुश्किल से बचकर बैटलफील्ड से भागा, और डिफीट जो हुई उनकी चौसा में, उसके बाद हुमायूं आगरा चला गया और वहाँ पे एक आर्मी रेस करी। 1540 में हुमायूं शेर खान से कन्नौज में मिला, और इसमें फिर से क्या हुआ कि शेर खान जो है वो हुमायूं को उसके खुद के किंगडम से चेस करके भगा देता है। शेर खान ने दिल्ली और आगरा पे कब्जा कर लिया, उसको कैप्चर कर लिया, और शेर शाह का जो टाइटल है वो अज्यूम करके सुर डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी। मूविंग फॉरवर्ड हुमायूं जो है वो एग्जाइल पे चले गए थे पर्शिया में, और नेक्स्ट 1500 ईयर्स जो है एग्जाइल पे उन्होंने गुजारे। फिर शेर शाह 1545 में उनकी डेथ हो गई। 1545 में शेर शाह की डेथ हो गई, और एक सीरीज ऑफ वीक रूलर्स ने उनको सक्सीड किया शेर शाह को। इस बात का फ़ायदा उठाते हुए हुमायूं जो है वो इंडिया में वापस आ गए। पर्शिया के जो रूलर थे, जहाँ पे उनके साथ जिनकी हेल्प से वो वहाँ रह रहे थे पर्शिया में, वहाँ के जो रूलर थे उनकी मदद के साथ क्या किया हुमायूं ने, अफगान फोर्सेज जो थी उसको डिफीट कर दिया, और जो लॉस्ट टेरिटरीज थी उनको रीगेन कर दिया। 1555 में वापस से सुर डायनेस्टी को ख़त्म करके मुगल रूल बना दिया गया। कुछ समय बाद हुमायूं की एक एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। मोर टू नो एक आपकी बुक में दिया गया, सो लेट्स हैव अ क्विक रीडिंग ऑफ दैट। गुलबदन बेगम
द सिस्टर ऑफ हुमायूं इज द ऑथर ऑफ हुमायूं नामा, जो कि बायोग्राफी है हुमायूं की। बाबर की क्या थी? बाबर ने ऑटोबायोग्राफी अपनी खुद की लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी और बायोग्राफी में आई थिंक आपको फ़र्क पता होगा। जो एक ऑटोबायोग्राफी होती है, इट इज़ रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ, वो अपनी ही बारे में अपनी ही कहानियाँ लिख रहा होता है और रियल लाइफ की। और बायोग्राफी क्या होती है? किसी और ने उसकी कहानी लिखी हो जो रियल हो, ठीक है। तो हुमायूं की जो बायोग्राफी है वो उनकी बहन ने लिखी थी, गुलबदन बेगम, और ऑथर है वो हुमायूं नामा की। जो मतलब जो बायोग्राफी है उसका नाम क्या है? हुमायूं नामा। जो ओरिजिनल टाइटल है हुमायूं नामा का वो क्या है? अहवल हुमायूं पदशाह जमाह करदम गुलबदन बेगम बिन्त बाबर पदशाह अम्मा अकबर पदशाह, ठीक। दिस इज द ओरिजिनल टाइटल। उसको छोटा सा हम कहते हैं हुमायूं नामा। जो बायोग्राफी है वो यूनिक है क्योंकि वो ओनली सर्वाइविंग वर्क है एक मुगल रॉयल मुगल वुमेन की 16th सेंचुरी में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड नाउ वी हैव शेर शाह सूरी 1540 से 1545 तक। शेर शाह जो है एक अफगान जागीरदार का बेटा था, ससरम बिहार से था ये। असल नाम था, रियल नाम जो था वो था फरीद खान। इनको टाइटल दिया गया शेर का, और इन्होंने एक टाइगर को मार दिया था। शेर शाह एक बहुत ज़्यादा एम्बिशियस आदमी था। कुछ चंद सालों बाद क्या हुआ, एक लार्ज आर्मी शेर शाह ने रेस करी और वो बहुत पावरफुल बन गया उस रीजन में जो कि प्रेजेंट डे स्टेट ऑफ बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में कवर्ड था। शेर शाह ने हुमायूं को 2 बार डिफीट किया और दिल्ली को ऑक्यूपाई कर लिया। एक जो काफ़ी सारी जो टेरिटरीज थी नॉर्थ में उनको एनेक्स करता गया, और जो एडमिनिस्ट्रेशन था अपने एम्पायर का, सो डायनेस्टी का, उसको काफ़ी हद तक ऑर्गेनाइज किया। अनफॉर्चुनेटली शेर शाह बहुत कम पीरियड के लिए, बहुत ब्रीफ पीरियड के लिए शेर शाह ने रूल किया। 1545 में शेर शाह की डेथ हो गई और उसको ससाराम में बरी कर दिया गया। शेर शाह एक गुड जनरल था और एक उससे भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। सिविल, मिलिट्री और लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका रिफॉर्म किसने किया था? शेर शाह ने किया था अपनी डायनेस्टी में, और उसे ऑफन फोर रनर माना जाता है अकबर का, क्योंकि मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स जो शेर शाह ने इंट्रोड्यूस किए थे वो अकबर ने अपने जो रेन था अकबर का उस वक्त पे उसको फॉलो किया। अगर बात करें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो जो ये सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें किंग जो था वो सबसे पावरफुल पर्सन था पूरे एम्पायर का। उसके एक काउंसिल होती थी मिनिस्टर्स की। जो एम्पायर था वो प्रोविंसेस में डिवाइडेड था और डिस्ट्रिक्ट्स में। जो एम्पायर था जैसे मैंने बताया प्रोविंसेस में डिवाइडेड था, और जो प्रोविंसेस थी वो फर्दर डिस्ट्रिक्ट्स यानी परगनास में डिवाइडेड थी। इस वक्त पे प्रोविंसेस को सरकाज कहा जाता था और डिस्ट्रिक्ट्स को परगनास। जो लोवेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट था वो था विलेज, और शेरशाह जो था वो टूर करता था एम्पायर को टू इंस्पेक्ट और इंश्योर करना कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफेक्टिवली कैरी आउट हो रहा है या नहीं। टू प्रिवेंट ऑफिशियल्स फ्रॉम बिकमिंग पावरफुल, ऐसा ना हो कि एक पर्टिकुलर रीजन में रह के एक कोई ऑफिशियल है वो ब्राइबरी लेने लग जाए और काफ़ी रोब जमाने लग जाए उस पर्टिकुलर रीजन में, वहाँ पे काफ़ी पावरफुल ना हो जाए। इस बात से ऑफिशियल्स को प्रिवेंट करने से के लिए शेरशाह ने उनको शेरशाह हर ऑफिशियल को हर 2 से 3 साल पे ट्रांसफ़र करता रहता था। उसका एक एफिशिएंट स्पाई सिस्टम था, स्पाइनेज सिस्टम था, और जो स्पाइस थे उसको सारी चीज़ों का इंफॉर्मेशन देते थे जो उसके एम्पायर में हो रही होती थी। टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, शेरशाह जो था वो अपने जो ऑफिसर्स थे और जो सोल्जर्स थे उसको रेगुलर सैलरीज देता था, और जो हॉर्सेस थे उन सबको ब्रांड कर दिया था, जिसको कहते हैं दाग कर दिया था, टू प्रिवेंट इंफीरियर क्वालिटी हॉर्सेस जो है वो कैवलरी में इंक्लूड ना हो पाए। और एक एक्यूरेट डिस्क्रिप्टिव रोल हर एक सोल्जर का, मतलब बेसिकली वो एक आइडेंटिटी कार्ड टाइप होता था हर एक सोल्जर का, इसको कहते थे चेहरा। जो शेरशाह था ये पर्सनली सुपरवाइज करता था सारे आर्मी रिक्रूटमेंट्स को और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एनफोर्स करता था अपने सोल्जर्स पे। लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में शेर शाह ने क्या किया, जितनी भी कल्टिवेबल लैंड थी, जिसमें मतलब कह सकते हो उपजाऊ जो लैंड थी, ज़मीन थी, उसको मेजर कर लिया गया।
फिर उसे क्लासीफाई किया गया इनटू वेरियस कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज थी अकॉर्डिंग टू फर्टिलिटी, उसको क्लासीफाई किया गया गुड, एवरेज और बैड में। जो किंग का जो राजा का शेयर था वो 1/3 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस पर फिक्स्ड था, और उसको आप कैश में और काइंड किसी में भी दे सकते थे, जो भी पीजेंट्स को ईजी पड़े। जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स थे वो लीनियंट थे टाइम ऑफ रेवेन्यू असेसमेंट पर, लेकिन जब रेवेन्यू कलेक्शन की बात आती थी तो वो काफ़ी हद तक स्ट्रिक्ट थे। एक और पॉइंट जो किया गया था इम्प्लीमेंट वो ये था कि नेचुरल डिजास्टर्स के वक्त पे, जैसे कि अगर कोई फ्लड आ गया या फेमाइन आ गया, तो जो पीजेंट्स थे उनको कोई भी टैक्सेस पे करना नहीं पड़ता था। रादर शेरशाह जो था वो लोन्स देता था उनको इजी टर्म्स में इन टाइम्स ऑफ इमरजेंसी। इजी टर्म्स पर जो पीजेंट्स थे उनको लोन मिल जाता था। ट्रेड में क्या हुआ, ट्रैवलिंग को ईजियर बनाने के लिए, और दो पर्पस था, टू मेक ट्रैवलिंग ईजियर एंड टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स। शेरशाह ने क्या किया, एक एक्सीलेंट नेटवर्क ऑफ रोड्स बना दिया, और जो मोस्ट फेमस है उसका नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड। जो रोड थी उनको सराइज या फिर रेस्ट हाउसेस से प्रोवाइड कराया गया था, और जो सराइज थी मतलब जो रोड थे उस पर सराइज या रेस्ट हाउसेस होते थे। जो सराइज थी ये ट्रेड सेंटर बन गए थे, और कोर्स ऑफ टाइम में क्या हुआ कि जो टाउन्स एंड सिटीज़ हैं वो इन सराइज के अराउंड डेवलप हो गई। फॉरेन ट्रेड को एनकरेज करने के लिए शेरशाह ने कस्टम ड्यूटीज़ को रिड्यूस कर दिया, और एक सिल्वर कॉइन जिसको रुपया कहा जाता है उसको इंट्रोड्यूस किया था, और ये काफ़ी सेंचुरीज तक यूज़ होता रहा। उसकी डेथ के बाद भी शेरशाह ने एक रिलीजियस टॉलरेंस की जो एक पॉलिसी होती है उसको फॉलो किया। वो सारे रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करता था, और अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, जो उसके लाइक सब्जेक्ट्स कौन होते हैं, जैसे एक किंगडम है उसमें एक राजा हो गया, जो राजा जिसके लिए काम करते हैं, जिसके वेलफेयर के लिए, जो राजा के किंगडम के जो लोग होते हैं उसके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, उनको सब्जेक्ट्स कहते हैं। शेरशाह ने दिल्ली में पुराना किला को कंस्ट्रक्ट करा था। शेरशाह को किसने सक्सीड किया, मतलब शेरशाह के बाद किसने रूल किया, इस्लाम शाह ने। और लेकिन इस्लाम शाह शेरशाह की तरह अपना जो वर्क है उसको और अच्छा नहीं कर पाया था। ही कुड नॉट बिल्ड अपॉन द वर्क ऑफ हिज प्रेडिसेसर। ठीक, हुमायूं ने इस्लाम शाह को डिफीट किया 1555 में, और सुर एम्पायर इस तरह से खत्म हो गया। विद दिस आवर चैप्टर ऑल्सो एंड्स। अगला चैप्टर होने वाला है अब केस स्टडी ऑन अकबर, सो wait for that chapter. I'll be uploading that very soon. I'll try my level best कि आपके जो मिड टर्म असेसमेंट्स हैं उससे पहले मैं उसे अपलोड कर दूँ। That's it for this video. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी then do give it a thumbs up, share it with your friends, and also don't forget to subscribe my channel. Before I end, I would like to say something. Class 7th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, जोग्राफी का आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, do let me know in the comment section of this video. And that's it. Bye bye and take care. I'll see you soon in my next video.